तो आज हम बात करेंगे भारत में ऐतिहासिक शिक्षा का संदर्भ, यानी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन इंडिया की हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जो है वो शिक्षा के लिए जो है वो बनता चला जा गया। किस तरह से जो है वो धीरे 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 इसका एक विकास जो हुआ, तो उस पर हम आज बात करेंगे। एकदम शुरुआत का बेसिक चीज़ें हैं इसमें। हम राष्ट्र के विकास में शिक्षा के योगदान की बात करेंगे कि किसी भी राष्ट्र के योगदान में शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके साथ साथ हम थोड़ा ये भी देखेंगे कि भारतीय संविधान ने क्या स्वीकार किया है शिक्षा के विकास को लेकर। और तत्पश्चात जो है वो हम अगले भाग में हम देखेंगे कि वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, किस तरह से वैदिक युग में जो है वो शिक्षा का विकास होता है। शिक्षा की जो व्हील है वो घूमते रहते हैं। तो हम उस वक्त जो है वो चीज़ें हम देखेंगे। ठीक। हम शिक्षा का उद्देश्य जो है वो संपूर्ण राष्ट्र के विकास करना है, संपूर्ण राष्ट्र में विकास करना है। और शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्रीय एकता बढ़ती है। हम सभी जानते हैं कि जब एक दूसरे से शिक्षित होंगे, सभी लोग जब शिक्षित होंगे तभी राष्ट्रीय एकता का विकास होता है। और साथ ही जब देश में, राष्ट्र में शिक्षा व्यवस्था सही होगी, राष्ट्रीय एकता बढ़ती रहेगी, तत्पश्चात आपकी जो राष्ट्रीय उत्पादकता है, जो प्रोडक्शन है, उसमें भी वृद्धि होती है। शिक्षा किसी भी परिवर्तन का मुख्य साधन होता है। चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक परिवर्तन हो, राजनीतिक परिवर्तन हो, किसी भी परिवर्तन का मुख्य साधन होता है। यानी इस दृष्टि से कहें कि शिक्षा राष्ट्रीय एकता का भी प्रबल साधन है। राष्ट्रीय एकता का एक बहुत बड़ा साधन शिक्षा को माना जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विकास के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो राष्ट्रीय विकास जो है उससे तात्पर्य आप यह लगा सकते हैं कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी आप बात कर सकते हैं, कृषि की बात कर सकते हैं, औद्योगिक विकास की बात कर सकते हैं। ये सारी आपके राष्ट्रीय विकास का के पहलू हैं, राष्ट्रीय विकास का तात्पर्य है। और इसके साथ साथ आप इसे मानवीय पक्ष भी को रख सकते हैं, यानी मानव का विकास, जो देश है, राष्ट्र है, उसका विकास, उससे संबंधित जो है वो विकास, उसका जो मूल आधार जो है वो शिक्षा को माना जाता है। यानी राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की हम कुल मिलाकर कहें तो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास की जो वही विकास जो है वो किसी भी देश का भविष्य निर्धारित करता है, या आप यूं कहें कि भविष्य की आधारशिला रखता है। राष्ट्र की जो आवश्यकताएं हैं, आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, तो उसके अनुरूप शिक्षा व्यवस्था ही जो है वो राष्ट्र के विकास में संभावना उत्पन्न करती है। राष्ट्र का विकास तभी संभव हो सकता है। यानी जब हम बात करें कि व्यक्ति और समाज, नैतिक मूल्य, आदर्श, विकास, इसकी विवेचना, उसके साथ साथ बालक के कल्याण, इन सभी को ध्यान में रखते हुए, व्यक्ति और समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, विकास के जो मूर्त जो रूप है, उस मूर्त रूप से जिससे व्यक्ति एवं समाज के में पूर्ण विकास हो जाने की बात की जाती है, तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स को अगर आप मिलाते हैं तब राष्ट्रीय विकास की गति, तीव्रता
से आगे बढ़ती जाती है, यानी राष्ट्रीय विकास की जो गति है वो तीव्र होती जाती है। शिक्षा केवल उत्पादकता में वृद्धि द्वारा ही राष्ट्रीय विकास को गति नहीं देता है, बल्कि व्यक्तियों के श्रम के प्रति निष्ठा का भाव भी उत्पन्न करती है ना। ईमानदारी, श्रम के प्रति ईमानदारी का भाव भी प्रस्तुत करती है, यानी जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके प्रति आप ईमानदार बने रहें। व्यक्तियों के अंदर यह इसका भाव उत्पन्न करती है शिक्षा, यानी जो संस्कृति है, जो श्रम संस्कृति है, उसको विकसित करती है। और इस तरह से जो है, जो हम कह रहे हैं कि सारे के सारे ये चीज़ें जो हैं वो राष्ट्रीय विकास को तीव्र करने के लिए या गति प्रदान करने के लिए जो है ये एक कल्याणपूर्ण नीति है, जिसमें कि शिक्षा जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में भी यह स्वीकार किया गया है कि राष्ट्र का विकास उसके नागरिकों की शिक्षा पर निर्भर है। संविधान का एक कोट है, आपने पढ़ा होगा कहीं भी तो ध्यान में होगी ये बातें, कि जो राष्ट्र का जो विकास है उसके नागरिकों के शिक्षा पर निर्भर करता है। इस आधार पर हम देखें तो देश के नागरिक को ऐसी शिक्षा देने पर बल दिया गया है जो उन्हें विकास की सतत प्रक्रिया में सक्रिय तथा उत्पादक के रूप में भागीदार बनाने में सहायक हो। राष्ट्रीय विकास में जो शिक्षा के महत्व हैं उसको शिक्षा आयोग 1964-66 जो था उसमें भी अपने प्रतिवेदन में शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के नाम से उसमें स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा का क्या योगदान है और क्या उसका महत्व है। 1964-66 में कौन से कमीशन आए थे? शिक्षा आयोग किसे कहा जाता है? कोठारी, या ठीक है, कोठारी शिक्षा कमीशन 1964-66 में आया था, उसे ही बोला जाता है शिक्षा आयोग। ठीक है, तो इनकी जो अभिशंसा थी, जो कोठारी कमीशन जो था या शिक्षा आयोग की जो अनुशंसा थी, जो अभिशंसा थी, वो राष्ट्र की आशाओं, आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था में राष्ट्र का भविष्य निहित है। क्या कहना था कि आधुनिक युग में प्रत्येक राष्ट्र राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में, ये जितने भी क्षेत्र हैं, राजनीतिक हैं, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सभी क्षेत्रों में प्रगति कर अपने देशवासियों के जीवन स्तर को उत्पन्न करना चाहते हैं। यानी जो राष्ट्रीय विकास हो रहा है, ये आधार जो है वो राष्ट्रीय विकास का एकमात्र सूचक माना जाता है ना। आपने एस अल्तेकर का नाम सुना होगा, एक इतिहासकार हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है प्राचीन भारतीय शिक्षा। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में शिक्षा के अर्थ को अपने आप को सभ्य एवं उन्नतशील होना बताया है। यानी अल्तेकर साहब कहते हैं कि शिक्षा जो है, शिक्षा का सही अर्थ यही है कि व्यक्ति या मनुष्य अपने आप को सभ्य एवं उन्नतशील बनाए। यानी शिक्षा, हम सभी जानते हैं कि जन्म
से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और यह इसका संबंध जो है वो पूरे जीवन जो है वो चलता रहता है, जीवन पर्यंत ये चलता रहता है। यानी ज्ञान की प्राप्ति के जो साधन हैं, ये हर वक्त हर कदम पर आपको मिलते रहेंगे। पूरी जीवन जो है वो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं। और ज्ञान प्राप्ति का ऐसे अगर आप साहित्यिक बात अगर करें तो ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत प्राचीन काल में शिक्षा को माना जाता है। यानी जो प्राचीन काल की जो व्यवस्था थी, प्राचीन काल की जो व्यवस्था थी, उसमें ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत शिक्षा को माना गया था, यानी एजुकेशन को माना जाता है। जितने भी ग्रंथ और ग्रंथों के जो संग्रह होते थे, उनको मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाता था। यानी ज्ञान, उस ज्ञान को तीसरी आंख कहा जाता था। मनुष्य की तीसरी आंख ज्ञान है। महाभारत में तो यहाँ तक कहा गया है, आप जानते होंगे कि विद्या के समान विश्व में ज्ञान का कोई दूसरा नेत्र ही नहीं है। आप में से कोई अगर महाभारत पढ़ता होगा तो आपको पता है होगा, महाभारत में जो है वो ज्ञान को, ज्ञान के अलावा जो है वो विश्व में कोई दूसरा नेत्र यानी आंख को नहीं माना है। और यह भी लिखा गया है कि इस लोक में मोक्ष प्राप्ति विद्या के ही कारण हो सकती है। समृद्धि और प्रगति का मुख्य आधार विद्वानों ने शिक्षा को माना। समस्याओं को दूर करने की बात हो, जीवन की वास्तविकता को समझने की बात हो, है ना, ये सारी की सारी चीजें हमें शिक्षा से ही मिलती है। शिक्षा ही, सही शिक्षा, उचित शिक्षा जो है वो हमें इन चीजों से में बांधता है, इन चीजों को समझने में मदद करता है। शिक्षा के बिना जो है वो प्राणी को सुभाषित रत्न संग्रह ने अंधा माना है। ये एक रत्न संग्रह एक 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 पुस्तक है। तो कहा गया है कि शिक्षा के बिना जो है वो कोई भी मनुष्य जो है वो अंधे के समान है। उसे कुछ पता ही नहीं है चलेगा, उसे दिन दुनिया जीवन की कोई जानकारी ही नहीं होगी। बुद्धि बल कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए शिक्षा को ही सबसे ज्यादा सहयोग करने का, प्राप्त करने का साधन माना गया है ना। विद्याहीन मनुष्य को, जो भर्तृहरि का नाम आपने सुना होगा, भर्तृहरि जो हैं वो विद्याहीन मनुष्य को पशु तुल्य मानते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर शिक्षा के उपयोग की प्रश्न है जहाँ तक है, तो इसमें मनुष्य के अंदर विरोधी भावनाएं जो है वो समाप्त करती हुई नजर आती है और मनुष्य को विवेकी बनाती है, विवेकवान बनाती है। उसके विवेकशीलता से जो है वो आप विवेकी बनाने की क्षमता जो है वो शिक्षा प्रदान करती है। प्रखर बुद्धि एवं सही विवेक के लिए शिक्षा की आवश्यकता जो है को महसूस किया गया है। प्राचीन काल से ही चलती आ रही है, ये वर्तमान की बातें नहीं है, प्राचीन काल से ही ये सारी की सारी चीजें जो है वो चलती आ रही है ना। वर्तमान समस्याओं के में जो कारण, बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं, तो उसके कारण जो बढ़ती हुई परेशानी है उस पर नियंत्रण करने की दृष्टिकोण से भी शिक्षा को अति महत्वपूर्ण माना गया है। प्राचीन काल में तो मतलब सारी की सारी चीज़ों को जो है वो शिक्षा से जोड़ दिया गया, इसके बहुत महत्व थे। हमने बताया था अभी एक दो दिन पहले या कल या परसों के क्लास में कि
जो हस्तलिखित जो लिपियां होती थी, जो हस्तलिखित होते थे, उसे लोग पूजा करते थे। गुरुकुल से में या कहीं से भी अगर कुछ हस्तलिखित, क्योंकि जब उस वक्त जो है वो प्रिंटिंग प्रेस का जो है वो आविष्कार नहीं हुआ था, तो बहुत सारे दस्तावेज, हजारों लाखों की संख्या में दस्तावेज जो हैं वो हस्तलिखित हुआ करते थे। तो उस हस्तलिखित दस्तावेजों का इतना महत्व था कि उसे प्रणाम करते थे, उसे उसका आदर करते थे, उसका सम्मान करते थे, उसको सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उसके प्रति निरादर भावना नहीं होती थी। तो सोचिए कि शिक्षा का महत्व जो है वो प्राचीन काल से ही कितना अधिक माना गया है। प्राचीन समाज में शिक्षा के माध्यम से जो है वो शारीरिक पुष्टता पर भी बल दिया गया है। यानी आज के समान ही प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ मात्र किताबी ज्ञान नहीं था। दूसरे से सुनकर और स्वयं मनन चिंतन करने से भी मनुष्य ज्ञानी हो सकता था, है ना। और जब हम अध्यापक की बात करें तो शायद आज के परिवेश से, आज का जो युग है, आज का जो माहौल है, आज की जो आधुनिकता है, अगर हम इसकी बात करें तो अध्यापक का स्थान शायद धीरे धीरे ह्रासित होता चला गया है। लेकिन जब हम प्राचीन भारतीय समाज की बात करते हैं तो अध्यापक का स्थान अति महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। आज अध्यापक को पैसे से देखा जाता है, आराम की नौकरी से देखा जाता है अध्यापन का कार्य। शिक्षक का कार्य में ज्यादा पैसा मिलता है, कम काम करना पड़ता है, इस दृष्टि से देखा जाता है। दो काम है, इसमें कम और ज्यादा नहीं होता। लेकिन जो समाज है हमारा, समाज की दृष्टि जो है वो यही है। यानी पूरी की पूरी जो शिक्षा है, शिक्षा को तवज्जो ना देकर अध्यापक के जो सुख सुविधाएं हैं उसको तवज्जो दे दी गई है आज के समाज में, जो कि पहले ऐसा नहीं था, है ना। अध्यापक को प्राचीन काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। जो अपरिपक्व मानसिकता वाले बच्चे होते थे, उसे पढ़ाने के लिए जो है वो अध्यापक, मतलब उनका पूरा का पूरा लालन पालन का भार जो है वो अपने ऊपर ले लेते थे, और उसके पश्चात उन्हें योग्य, अनुभवी एवं उपयोगी सुसंस्कृत नागरिक बनाने में एक बड़ा योगदान दिया करते थे, है ना। कहते भी हैं कि अध्यापक जो है, शिक्षा जो है, शिक्षक जो है वो ज्ञान के प्रकाश में अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने के लिए कार्य करता है और समाज को एक नई दिशा दिखलाता है, या आप कहें कि नई दिशा एवं प्रकाश फैलाता है। प्राचीन में जो शिष्य होते थे, तो शिष्यों की कृतज्ञता भी उसी तरह की होती थी। गुरु के प्रति वो कृतज्ञ होते थे एवं अधिक से अधिक सम्मान करना शिष्य का कर्तव्य होता था। आज के शिष्य को देखिए, कंपेयर कीजिए। गुरु, हम श्लोक भी पढ़ते हैं कि गुरु का स्थान जो है वो सबसे ऊंचा होता है ना। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि गुरु और गोविंद दो खड़े, काके लागू पांव, है ना।
यानी एक तरफ गुरु हैं और एक तरफ गोविंद हैं, यानी आपके इष्ट हैं, आपके भगवान कहें, आप ईसा मसीह कहें, अल्लाह कहें, जो भी कहें, तो आपके वो इष्ट हैं। लेकिन उस इष्ट को बताने का कार्य किसने किया, उस इष्ट को समझाने का कार्य किसने किया, उस गुरु ने किया। तो गुरु की जो एक एक जो स्थान है, उसे हम कमतर क्यों आके, उसे हम नीचा क्यों लेकर जाएं, नीचे क्यों हम दिखलाएं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है आज के भारतीय समाज की अगर बात करें, और पहले की प्राचीन समाज की बात करें, तो धीरे धीरे गुरु का स्थान खोता चला गया। हालांकि खोने में पूरी की पूरी समाज जिम्मेवार है। ऐसा नहीं है कि या तो गुरु जिम्मेवार है या तो शिष्य जिम्मेवार है इसे खोने में। बहुत सारे कृत्य, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे इस तरह के क्रियाकलाप, गुरु और शिष्य के मध्य के जो जो गैप है, जो आप दूरी है, उसे बढ़ाता चला गया, है ना। आज के युग में देखिए कितना रेस्पेक्ट करते हैं। आप स्वयं अपने खुद में झांकिए कि आपके मन में किसी भी टीचर के प्रति कैसी भावना होती है। अगर कोई टीचर 5 नंबर कम कर दे, फिर देखिए आपके अंदर के जो गुस्से हैं वो कैसे निकलते हैं। आप बुरा भला कितना उन्हें कहेंगे, कितना कोसेंगे उन्हें। अगर कोई गुरु आपको डांट देता है, फिर देखिए उसका एक अलग ही स्वरूप होता है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक जो मनोवैज्ञानिक जो आधार बनाया गया है, जो समाज शास्त्रीय आधार बनाया गया है शिक्षा का, क्योंकि पहले प्राचीन समय में जो है वो अध्यापक बनने के लिए किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती थी, जो आज आप कर रहे हैं। उसके कारण भी जो है वो ये स्थान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आज जो है वो गुरु और शिष्य के बीच की दूरी को कम करने की बात कही जाती है। आज जो है वो गुरु और शिष्य के मध्य का जो में जो तालमेल है उसे बढ़ाने की बात की जाती है। आज के समय में गुरु और शिष्य के बीच दोस्ताना माहौल बनाने की बात की जाती है। लर्निंग बाय डूइंग मेथड की बात है, या फिर आप चॉक एंड टॉक मेथड की बात आज आप नहीं करते हैं, जब उस वक्त प्राचीन काल में जब इस तरह की व्यवस्थाएं होती थी। तो ये सारे के सारे रीजन जो है वो गुरु और शिष्य के मध्य जो 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 भेदभाव जो है उसको करने में सबसे बड़ा योगदान निभाया है या निभाता है। हालांकि इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि अगर गुरु गुरु है, लेकिन अगर गुरु जो है वो किसी असामाजिक तत्व के साथ मिलकर या कुछ वैसे कृत्य को अगर कर देते हैं और फिर भी आप उन्हें गुरु ही मानते हैं, तो आज के अगर वर्तमान काल को अगर आप देखें तो शायद ये लाजमी नहीं होगा। कहते भी हैं कि ये कलयुग है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे घटनाएं भी वैसे वैसे लोगों से हो जाता है जिनसे आप अपेक्षा नहीं करते, जिनसे वो कार्य अपेक्षित नहीं आपका रहता। तो वैसे लोगों में वो गुरु भी जो हैं वो आ जाते हैं। उपनिषदों में तो उपनिषदों के जो काल हैं उसमें रहस्यवाद से संबंधित जो दर्शन है उसमें चिंतन के कारण जो है उसमें गुरु का स्थान और भी बढ़ा दिया गया, क्योंकि उपनिषदों में कहा गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अगर हम शास्त्रों की बात अगर करें, उपनिषदों की बात करें, वेदों की बात करें, पुराणों की बात करें, है ना,
आध्यात्मिकता की बात करें, शास्त्र और वेद तो ये भी कहते हैं कि गुरु आध्यात्मिक पिता के रूप में, आपके आध्यात्मिक पिता के रूप में पूज्य होते हैं गुरु। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, इन सभी में इनका उल्लेख है ना। और एक ये भी प्रकार हो सकता है कि ये भी कारण हो सकता है कि जो प्राचीन काल थे, उस प्राचीन काल में अध्यापक का स्थान उच्च था, क्योंकि वेदों में या फिर वेदों की जो पढ़ाई होती थी वे मौखिक होती थी, और वो एक गुरु के द्वारा शब्दोच्चारण तथा वेदाध्याय के से संभव होता था, वेद के अध्याय से अध्ययन से संभव होता था, है ना। तो इसीलिए जो उपनिषद हैं, तो उपनिषदों में जो है वो मोक्ष प्राप्ति के साधन के लिए गुरु पर ही निर्भर रहना पड़ता था, ऐसा माना जाता है। एक मार्गदर्शक के रूप में गुरु को ही माना जाता है, यानी मार्गदर्शन किस पर निर्भर हुआ करता था, तो गुरु पर। बहुत सारी पुस्तकें उस वक्त, पुस्तकें तो दुर्लभ होती थी, है ना, दुर्लभ बहुमूल्य पुस्तकें होती थी, पुस्तक होती भी नहीं थी। जो हस्तलिखित होते थे उसी को बहुत सारे जब हो जाते थे तो उसे सीक्वेंस में करके और सिल दिया जाता था, सिलाई कर दिया जाता था, वही पुस्तक का रूप ले लेते थे। प्रिंटिंग तो थी नहीं उस वक्त, तो वो पुस्तक का रूप ले लेता था। तो सोचिए कि वो कितना मूल्यवान होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में सोचकर आप देखिए, अगर प्रिंटिंग ना रहे और आप किसी पुस्तक को आप लिखते हो, या कोई विद्वान किसी पुस्तक को लिखता है, तो उसकी एक ही प्रति है, ना फोटोकॉपियर है ना ही कुछ और है। तो उस ज्ञान को जनमानस तक कैसे पहुंचाया जाएगा, कैसे वो ज्ञान जनमानस तक जाएगा? जाहिर सी बात है, उपदेश से। एक उपदेश से दूसरे शिष्य ने सुना, फिर वो शिष्य गुरु का काम किया, फिर वहां से वो दूसरे तक वो पहुंचा। लेकिन जो मूल प्रति है, वो मूल प्रति कितना मूल्यवान होगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा वो मूल्य प्रति मूल्यवान होगा। जो उद्योग धंधे हुआ करते थे, उसमें जो तकनीकी ज्ञान हुआ करता था, वो भी गुरु पे ही डिपेंड किया करता था, उसके जो गुरु होते थे उसी पे डिपेंड किया करता था। आज की तरह इंटरनेट और गूगल नहीं हुआ करते थे कि क्या कुछ भी अगर खोलना कसना हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो बस इंटरनेट खोला आपने और बस गूगल पे आपने देख लिया कि इसका कैसे क्या करना है। वहाँ आपको आश्रित होना पड़ता था, अध्यापक से ही सीखना पड़ता था। किसी प्रकार की जो प्रशिक्षण की बात होती थी वो अध्यापक ही बताते थे। तो इस तरह से जो है वो पूरा का पूरा प्राचीन काल और की जब हम बात करें तो वहाँ शिक्षा के जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, है ना। अब इसमें भी जो है वो विद्यार्थी, वहाँ भी वाद विवाद होती थी। आ, उसके साथ साथ जो है वो बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती थी, बहुत सारे आ, आ, विद्वता की बात की जाती थी, बहुत सारे तार्किकता की बात की जाती थी, चातुर्य की बात की जाती थी, है ना। रोचक कथाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो उससे जुड़ी हुई होती हैं। और प्राचीन समय में जो अध्यापन कार्य है तो वो उच्च संहिता के रूप में माना जाता था। अध्यापन कार्य की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई कोई गुरु, अगर कोई शिक्षक अध्यापन कार्य कर रहा है तो एक उच्च संहिता, यानी एक बहुत बड़े काव्य, बहुत बड़ा
एक आप कहिए कि जो लिखित पुस्तकें हैं उसके बराबर जो है वो उनको माना जाता था। पृथक पृथक रूप से पहले शिक्षा दी जाती थी, और जब अधिक से अधिक छात्रों को भर्ती करने की बात जब होती थी तो विद्यार्थियों में भी, वहां भी कंपटीशन की भावना हुआ करती थी, विद्यार्थियों में होड़ लग जाती थी, क्योंकि शिक्षक बहुत कम होते थे, विद्वान बहुत कम होते थे, शिक्षार्थी ज्यादा होते थे। दूसरी चीज है कि जो समाज के जो सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी वो आज आज की तरह इतनी ज़्यादा खुली हुई व्यवस्थाएं नहीं थी। तो सामाजिक व्यवस्थाएं जो थी वो इतना हम कह सकते हैं कि फ्रीडम नहीं था कि हर वर्ण, हर जाति, हर समुदाय के लोग जो हैं वहाँ पर, क्योंकि वर्ण व्यवस्था आ चुकी थी, ऊंच नीच जाति का भेद जो है वो उस वक्त आ चुका था। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं उस वक्त भी विद्यमान थी। और आप तो जानते हैं कि बहुत सारे उस वक्त जब एडमिशन लेने की भी बात होती थी तो आवश्यक योग्यताओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते थे। आज से अगर आप जोड़ते हैं तो उसको आप एंट्रेंस टेस्ट मान लीजिए कि विदाउट एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसे व्यवस्थाएं थी जहां बिना शुल्क के भी जो है वो प्रवेश पर ध्यान दिया जाता था। यानी पैसा और जो शुल्क है उसको माफ करने की भी व्यवस्था थी। शिक्षा की ऐसी व्यवस्था थी जहां निर्धन छात्र भी शिक्षा प्राप्त कर सकता था, और इसके बदले में वह उसका पूरा का पूरा गृह कार्य करता था। यानी जब आप गुरुकुल की बात करें तो गुरुकुल में मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी, रहने की, खाने की व्यवस्थाएं की जाती थी, लेकिन भिक्षा की वहाँ भिक्षा करके उसे धनार्जन किया जाता था, कार्य किए जाते थे। गुरुकुल के कुछ कुछ खेत हुआ करते थे, खेतों में काम करने के लिए सिखाया जाता था। गुरुकुल में बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग धंधे चलवाए जाते थे, जिससे उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग भी होती थी, प्रशिक्षण होता रहता था, साथ ही साथ चलता रहता था, और शिष्य जो है वो गुरु के प्रति कर्तव्यशील और निष्ठावान हुआ करता था, क्योंकि सादा जीवन, उच्च विचार, इस तरह की के जो कॉन्सेप्ट हैं वो वहीं से चलते आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय आपके बगल में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें, ये सभी प्राचीन जो प्रख्यात विश्वविद्यालय थे ये सभी भिक्षुवृत्ति वाले थे, इसलिए उनमें कोई वेतन की आवश्यकता ही नहीं होती थी, किसी को वेतन की जरूरत ही नहीं थी, सभी भिक्षावृत्ति में लिप्त थे। और दक्षिण भारत में बड़े बड़े विद्यालयों में तो अध्यापकों की योग्यता और अध्यापन के विषय को दृष्टि में अगर हम रखते हैं तो प्रति वर्ष 160 से 200 मन चावल जो है वो दान के तौर पर, भिक्षा के तौर पर जो है यह मिलता था। यह गांव का जो पटवारी होता था, बढ़ई होता था, तो उनकी आय का जो है, जो बड़े बड़े लोग जो होते थे उनके आय का 2.5 गुना तो सैलरी की, इसी कारण सैलरी का की आवश्यकता इसलिए भी नहीं थी क्योंकि आज के जितनी जैसी सुख सुविधाएं नहीं थी ना। आज हमारे पास अगर घर नहीं है, रेंटेड हैं, तो हमें रेंट पे अपना घर बनाना है, ज़मीन लेना है, तो 10 तरह के गैजेट्स लेने हैं, ये चीज़ें तो वहाँ थी नहीं। शिक्षा और जीवन
इसमें बहुत गहरा संबंध था। यानी शिक्षा का एकमात्र ध्येय होता था जीविकोपार्जन करना या शिक्षा देना। और जीविकोपार्जन क्या है? जब पेट की आग बुझ गई, बुझ गई। घर संसार परिवार सभी है और सभी उसी के लिए कार्य किया करते थे या किया जाता था जहाँ 2 वक्त का भोजन मिल जाए। और जब इतने सारे चावल और जो खाद्य पदार्थ अगर मिल जाते हैं तो फिर उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका प्राचीन काल से की बात जो है वो आ जाता है। जो राजा होते थे, माता पिता देवता, इन सभी के भांति भी गुरु को सम्मान मिलता था। राजा की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि राजा को ईश्वर का आप कहिए नेतृत्वकर्ता कहा जाता था, है ना। तो ईश्वर के समान ही राजा की अहमियतता हुई करती थी। सम्मान आदर राजा को ईश्वर के समान ही मिलता था। जिस प्रकार से माता पिता का सम्मान मिलता था, उसी प्रकार राजा को सम्मान की दृष्टि से जनता देखती थी। और देवता तो हैं ही सभी से ऊपर। जिस तरह से इन लोगों के सम्मान करते थे, उसी प्रकार भांति गुरु का भी सम्मान और आदर उतना ही था। ये कर्तव्य के रूप में माना जाता था। शिष्टाचार सदाचार के नियमों का अनुसरण करना पड़ता था। प्रातः उठकर आचार्य का अभिवादन करना, सर्वदा उनके नीचे आसन पर बैठना, भड़कीले वस्त्र न पहनना, ये सभी जो है वो उनके कर्तव्य माने जाते थे। गलत बातें करना, गाली गलौज करना, चुगलखोरी करना, ये सारी चीज़ें बुरी मानी जाती थी, बुरी बातें मानी जाती थी। और जो शिक्षक होते थे वो भी, उनका भी दायित्व होता था कि उनके गुरुकुल में या उनके विद्यालय में जो भी शिक्षक हैं उन्हें वो पुत्रवत व्यवहार करें, उन्हें वो पुत्र के समान ही प्यार स्नेह ज्ञान विद्या धन सारी चीज़ें उन्हें प्रदान करें। तो उनका भी एक बड़ा दायित्व होता था कि पुत्र समान जो हैं वो बात करें। आचार्य को जल देना, उनका आसन लगाना, स्नान के लिए जल व्यवस्थित करना, ये सभी शिष्यों का कर्तव्य होता था। ये सारे की सारी चीज़ें जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास की बात है। जो भारत का जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो यहीं से तैयार होता है। मित्र भाव प्रेम और घनिष्ठता जो है वो शिष्य और जो गुरु हैं उनके बीच इसलिए ज़्यादा हुआ करता था क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर आचार्य के बर्तन धोना, साफ वस्त्र को साफ करना, उसके साथ सोना बैठना, पूरे के पूरे, क्योंकि उस वक्त की जो व्यवस्था थी, शिक्षा व्यवस्था, वो ज़्यादातर आप कहें कि वो आवासीय शिक्षा व्यवस्था थी। वहीं रहकर पूरे के पूरे दिनचर्या के पूरे जीवन के कार्य को सीखना पड़ता था। ज़्यादा से ज़्यादा समय गुरुकुल में बिताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा समय सीखने में बिताया जाए, इसीलिए रेसिडेंशियल व्यवस्था की गई थी। है ना। तो ये पूरा का पूरा था। और भी चीज़ें थी, जैसे गुरु और शिष्य के साथ जो है वो प्रगाढ़ वात्सल्य और प्रेम की बात कही जाती है। बहुत सारे आप जो शास्त्र है या बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ, उसमें आप यह भी पढ़ेंगे कि गुरुजन जो है वो अपनी पुत्रियों के लिए पति के रूप में जो है वो अपने ही किसी शिष्य को वो चुनते थे।
स्वयंवर करके या किसी प्रकार से जो जो उचित उन्हें लगता था। तो इस तरह से सामाजिक व्यवस्था थी वहाँ पर, है ना। और जब सामाजिक संबंध हो जाते थे गुरु और शिष्य के बीच, तब भी समावर्तन के बाद भी गुरु और शिष्य के बीच की जो संबंध है वो पहले की तरह ही घनिष्ठ बने रहते थे। वही आदर, वही सम्मान, वही निष्ठा, सारी की सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती थी। तो प्राचीन भारतीय जो है वो उस वक्त शिष्टाचार, मर्यादा, आत्मसंयम, ये सभी के सभी भरपूर हुआ करते थे। यहाँ से शिक्षा व्यवस्था की आप शुरुआत माने, चरित्र निर्माण के लिए दैहिक गुणों पर जोर दिया जाता था। विचार और कार्य से जो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था वो किया जाता था। काम वासनाओं को नियंत्रण करना, मन और चरित्र को दृढ़ करना, दृढ़ संकल्पित करना, जिससे उसका भटकाव ना हो। मांस, मदिरा, मिष्ठान, आभूषण, है ना। माना जाता है कि इन सभी से काम वासना, प्राचीन आप पुस्तकें आप पढ़ें तो इन सभी से काम वासना की उत्पत्ति होती है। और इस कारण जो है वो इन शिष्यों को जो शिक्षा ग्रहण करने जाया करते थे इन चीज़ों का सेवन वर्जित था। अभी अभी हमने कहा सादा जीवन, उच्च विचार विद्यार्थियों के लिए आदर्श माना जाता था। भोजन और वस्त्र प्राप्य होते थे। भोजन और वस्त्र के अलावा उनकी कोई इच्छा ही नहीं होती थी। और वो भी वस्त्र कैसे, भड़कीले नहीं, सादे वस्त्र। उन्हें सिखाया जाता था कि किस प्रकार से इंद्रियों और वासनाओं पर नियंत्रण करना है। नियंत्रण करना है, दमन नहीं। इंद्रियों और वासनाओं पर नियंत्रण करना, नियंत्रण और दमन में अंतर है, ठीक है। दमन करने पे जोर नहीं दिया जाता था, नियंत्रण करना है। संयम पर जोर दिया जाता था। एक आपने सुना भी होगा, काक चेष्टा बकोधयानम, अल्प निद्रा गृह त्यागी, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो एक विद्यार्थी के गुण हुआ करते थे, ताकि विद्यार्थी और उसके अध्ययन में एकाग्रता बनी रहे, उसका शरीर बलवान रहे, ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सके। तो ये पूरा एक आपको हमने जो अभी बताया वो एक बेस था, बेसिक था। भारतीय इतिहास में शिक्षा का जो संदर्भ है, जो पर्सपेक्टिव है, ये प्राचीन काल से शुरू होता है और उस वक्त का इस तरह की विधि व्यवस्था थी, इस तरह की व्यवस्थाएं थी। तो आपने देखा कि किस तरह से प्राचीन काल में पूरी की पूरी विधि व्यवस्था गुरु और शिष्य के लिए। और जब हम भारतीय शिक्षा की बात करें, भारतीय शिक्षा के उद्भव की बात करें, तो वो इस तरह से यहाँ से प्रारंभ होता है।